गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय पाठशाला पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में मैं फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ नए वर्ड्स। आज हम लोग फिर से वी विल बी लर्निंग फ्यू मोर न्यू वर्ड्स, राइट। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दैट आपको, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, दैट आई एम अ लिटिल बिजी इन माय पर्सनल लाइफ। थोड़ी सी काफ़ी व्यस्तता चल रही है, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रामर क्लासेस हैं, ठीक है, जो आपकी ग्रामर क्लासेस हैं वो अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। आप में से कईयों को लग रहा होगा सर आपने ग्रामर क्लासेस के लिए कहा था बट ग्रामर क्लासेस नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ पर्सनल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी समय वहाँ पर देना पड़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो उस उन कारणों की वजह से जो ग्रामर क्लासेस है वो नहीं हो पा रही, बट नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों के बाद से ही। कुछ दिनों के बाद से ही हम लोग ग्रामर क्लासेस रेगुलरली करेंगे। बट फॉर नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी के लिए जो हमारी वोकैब की क्लासेस हैं, राइट, अभी के लिए जो हमारी वोकैब की क्लासेस हो रही हैं वो हमारी एज यूजुअल होती रहेंगी। हमारी जो वोकैब की क्लासेस वो एज यूजुअल हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दैट वुड बी ना कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार हम लोग वोकैब की क्लासेस को पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला वर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? ओह, something happened or what? Nothing happened. Let's have a look at the first word. The first word is surfeit. जो surfeit शब्द है, surfeit, right? इसका प्रोनाउंसिएशन surfeit भी कर सकते हो, that is not an issue. सरफिट वैसे इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। जब ये मैं आपको सरफिट वर्ड बोला तो मुझे अचानक से एपीजे अब्दुल कलाम की एक बार मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, राइट। एक बच्चा था, वो बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलना चाहिए मुझे, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। तो उसे एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है और वो बच्चा बोलता है, सर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है। तो अब्दुल कलाम साहब ने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। आपका प्रोनाउंसिएशन जैसा भी हो, कुछ भी हो, बट उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए, है ना। तो उसी से मैंने जो प्रोनाउंसिएशन लिया, फ्रॉम दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो प्रोनाउंसिएशन, दैट इज सरफिट, राइट। तो सरफिट वर्ड है, इसका मतलब होता है प्राचुर्यता, राइट, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अधिकता। अब मान लीजिए आपके पास है, आपके पास लेट्स से दिस इज वन मोबाइल फोन, राइट, दिस इज वन मोबाइल फोन। अब यहाँ पर मैं 15-20 मोबाइल फोन रख दूँ, राइट, देन आई वुड से दैट, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव अ सरफिट ऑफ मोबाइल फोन। मेरे पास मोबाइल फोन की अधिकता है। अब जैसे इस इंसान को ही पीछे देख लो तुम, ये इंसान बिल्कुल बकोस के लिए खाना, पता नहीं 10-20 तरीके के खाना अपने पेट में डाल चुका है और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो इसको भी एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन सरफेट का, राइट। तो इसके अगर आप इसके हिंदी मीनिंग्स को देखेंगे तो अधिकता, आवश्यकता से अधिक मात्रा, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। और इंग्लिश अगर आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग टू ओवरफिल और ओवरलोड, राइट। बहुत ज्यादा बिल्कुल खा लिया तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ओवरफिल और ओवरलोड तो हो ही जाएगा, है ना। उसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। ओवर अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है प्राचुर्यता, किसी चीज की अधिकता। और ओवर अबंडेंस हो गया तो अधिक से भी अधिक हो गया, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ग्लट का भी मतलब होता है जब कोई चीज की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। सुपरफ्लुटी, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जिन जिन वर्ड्स के ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ओवर अबंडेंस, ग्लट एंड देन दिस सुपरफ्लुइटी, राइट। ये जितने भी वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। आप अपनी नोटबुक में जरूर इसको लिख लें। चलिए बढ़ते हैं एंटोनिम्स। स्कार्सिटी, कमी, शॉर्टेज का भी मतलब होता है कमी, लैक का भी मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी जैसे आपने वर्ड सुना होगा, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल्स डेफिशिएंसी, राइट। डॉक्टर बोलता है यू हैव गॉट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, टेक दीज टैबलेट्स। हमारे शरीर में इन विटामिन की कमी हो गई है तो ये वाली टैबलेट ले लो, विटामिन ए वाली, विटामिन सी वाली, जो भी है, करेक्ट। तो वहां से हम लोग डेफिशिएंसी का वर्ड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। अ सरफेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ सरफेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन व्हाट समटाइम्स कंफ्यूज डिसीजन मेकिंग, राइट। कई बार सूचना की अधिकता, जैसे आप इस वर्ड को अगर पढ़ रहे हैं, अ सरफेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन समटाइम्स कंफ्यूज डिसीजन मेकिंग, राइट। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं किस तरीके से इनका डिसीजन ले सकूं, राइट। कई बार निश्चित रूप से आपके मन में कंफ्यूजन आती होगी कि सर कैसे क्या करना है। अब मान लो आपके पास सिर्फ
थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो आप डिसीजन लेने में क्विक हो जाओगे, बट इफ देयर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट? व्हाट वाज द नेक्स्ट? ही फेल इल ड्यू टू सरफेट ऑफ रिच फूड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया जिसकी वजह से वो इल हो गया। द पर्सन फेल इल। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? द नेक्स्ट वर्ड इज रोटंडा, राइट? ये जो वर्ड आप रोटंडा देख पा रहे हैं इसका क्या मतलब है? रोटंडा वर्ड जो है इसका मतलब होता है गोल गुंबद। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाता हूँ, व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ बिल्डिंग ओवर हियर फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए एक बिल्डिंग बनाऊंगा। लेट्स से ये एक छोटी सी बिल्डिंग है, दिस इज अ छोटी सी बिल्डिंग, राइट? आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग, नो, अब लोग नहीं सर ये तो बिल्डिंग जैसा लग ही नहीं रहा है, तो सर कुछ और ही लग रहा है। ठीक है, अगर कुछ और लग रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक समथिंग एल्स, ओके? मेक समथिंग एल्स, जैसे ये है, ठीक है? मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने सर्कुलर सा कुछ बना दिया। आई मेक समथिंग, यू नो, सर्कुलर, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर बना दिया। तो ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो चीज आप देख पा रहे हैं, दिस इज रोटंडा, ओके? बिल्डिंग्स के ऊपर जो गोल गोल गुंबद सा बना होता है उसको हम लोग रोटंडा वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, गोलाकार भवन या गुंबददार कक्ष। इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखेंगे, लार्ज राउंड बिल्डिंग और हॉल यूजुअली विद अ डोम, ठीक है? अच्छा, इसके हम लोग सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। विल हैव अ लुक एट द सेंटेंस एग्जांपल्स। द सेंटेंस एग्जांपल है द गेस्ट गैदर्ड इन द रोटंडा बीनीथ द ग्रैंड डोम। यहां से मुझे अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा, राइट? सो आई विल स्टैंड देयर इटसेल्फ ताकि चीजें क्लियर रहें, ठीक है? हाँ, द गेस्ट्स गैदर्ड इन द रोटंडा बीनीथ द ग्रैंड डोम, ठीक है? कोई बहुत गोल गुंबद था, उसके नीचे जो पूरी की पूरी जनता थी, जो गेस्ट्स थे, वो इकट्ठे हो गए। वो इस सेंटेंस का मतलब है। द म्यूजियम सेंट्रल रोटंडा इज यूज फॉर एग्जीबिशन, राइट? जो म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय। जो संग्रहालय की जो गोल बिल्डिंग है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? एग्जीबिशन के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, देखते हैं हमारा नया शब्द क्या है। न्यू वर्ड इज स्टूपेंडस, राइट? जो स्टूपेंडस वर्ड है उसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर दे। और आपको आश्चर्यचकित कौन सी चीज करेगी? निश्चित रूप से आप बोलेंगे सर मुझे आश्चर्यचकित वो चीज करेगी जो बहुत ही बढ़िया हो, राइट? अब आप ही हो, मान लीजिए आप एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और एसएससी की परीक्षा के लिए आपने इतनी मेहनत की कि आपकी आ गई AIR 1। अब आपकी AIR 1 आ रही है तो एसएससी आपसे खुद पूछेगी आकर के, चल करके, कि भाई आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, राइट? तो दैट वुड बी स्टूपेंडस अचीवमेंट। AIR 1 प्राप्त करना निश्चित रूप से अद्भुत कर देने वाली अचीवमेंट होगी, है ना? चलिए इसके इंग्लिश मीनिंग को देखेंगे। इंग्लिश मीनिंग इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, एस्टॉनिशिंग और रिमार्केबल। अब यहाँ पे जैसे आप इमेज को भी देख लेते हैं, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। तो कई बार जो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे यार ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, सॉरी कितनी बड़ी स्टैच्यू है, कितनी बड़ी मूर्ति है। इसी तरीके हमारे देश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो वो भी बोल सकते हैं कि that gives you stupendous look, right? अद्भुत लुक आपको देता है। चलिए इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। अमेजिंग आश्चर्यजनक, एस्टॉनिशिंग का भी मतलब होता है आश्चर्यजनक, रिमार्केबल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी से परे, ऑर्डिनरी का मतलब हुआ सामान्य, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो काफी ज्यादा नॉट असामान्य। असामान्य का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है, यहाँ पर सेंस में है कि जो बहुत ज्यादा बढ़िया हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? एंटोनिम्स देखेंगे। ऑर्डिनरी, समान, मीडियोकर। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीडियोकर का मतलब हुआ एवरेज, औसत दर्जे का कोई व्यक्ति होगा। अनइम्प्रेसिव एंड कॉमन। सेवेंथ एग्जांपल्स देखेंगे। द टीम अचीव्ड स्टुपेंडस सक्सेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो टीम थी उसने बहुत ही कम समय में स्टुपेंडस, अद्भुत सफलता प्राप्त की। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल। हर स्टुपेंडस परफॉर्मेंस वॉन हर नेशनल रिकॉग्निशन। उसकी जो अद्भुत कर देने वाली परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से उसको राष्ट्रीय पहचान मिली, नेशनल रिकॉग्निशन, राइट? राष्ट्रीय पहचान मिली। अब सीधी सी बात है, अब तुम ही हो, मैं फिर से एसएससी के एग्जाम लूंगा। अब तुमने एग्जाम क्लियर किया और एग्जाम सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, तुम AIR 1 लेके आ गए, तो सीधी सी बात है ना यार, तुम्हारी तो हर जगह फोटो लगेगी और हर यूट्यूब पे तुम्हारी, अरे ये है, ये AIR 1 है। तुम जाओगे पॉडकास्ट में, टीचर्स तुमको बुला रहे होंगे, राइट? दैट वुड बी एन स्टुपेंडस एक्ट, जिसकी वजह से आपको
you would be getting the recognition all everywhere. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. What is the next word? The next word is, what is the next word? The next word is flux. अब सर ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि उसमें जो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करती है ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे मूव करते हैं हम लोग, अपन ऐसे बना देते हैं राइट, फिर यहाँ बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो वो जो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द लाइंस है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा होता है ना. तो अगर कोई चीज लगातार चीज तरीके से प्रवाहित हो रही है, जैसे पानी का लगातार प्रवाह हो रहा है, वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं फ्लक्स ऑफ वाटर. सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए कि अगर आप हैं और आपके जीवन में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ लोग हैं वो सिर्फ एक दोस्त बनाना नहीं पसंद करते हैं, आज इस इंसान के साथ है, उस इंसान को अपना दोस्त बनाया, कुछ समय उनके साथ अच्छे से गुजारे और 5-6 महीने बाद एक नया दोस्त बना लिया, फिर उनके साथ 4-5 महीने अच्छे से गुजारे, फिर एक तीसरा नया दोस्त बना लिया, फिर चौथा नया दोस्त बना लिया, पांचवा नया दोस्त बना लिया. तो कंटिन्यूअस उसकी लाइफ में चेंजेस आते जा रहे हैं, लगातार परिवर्तन आते जा रहे हैं, तो उसको भी हम लोग फ्लक्स बोल सकते हैं, बिकॉज कंटिन्यूअसली जो है लगातार उसके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग फ्लक्स बोलेंगे राइट. तो परिवर्तनशील अवस्था या प्रवाह, इसके हम लोग इंग्लिश में नहीं देखेंगे, स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस चेंज और मूवमेंट. यहाँ पे आप इमेज से अब बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ कर, जैसे ये पानी का प्रवाह है राइट, तो दैट इज फ्लक्स ऑफ वाटर. सिनोनिम्स देखेंगे, चेंज, फ्लो, वेरिएशन, इंस्टेबिलिटी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. इसके एंटोनिम्स देखेंगे, स्टेबिलिटी, फिक्सिटी, कॉन्स्टेंसी एंड परमानेंस. ये जो चारों शब्द आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एंटोनिम्स में, इनका मतलब होता है स्थिर अवस्था में, जब आपका चेंजेस ना हो रहा हो, परिवर्तन ना हो रहा हो. सेंटेंस एग्जांपल्स, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द रीजन इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स. जो पॉलिटिकल सिचुएशन है राइट, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द रीजन इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, मतलब परिवर्तनशील अवस्था में. अब आपको पता ही नहीं है उस स्टेट में क्या हो जाए, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए, पता चला यहाँ का बंदा वहां भाग गया तो उसकी उस पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली. इन पॉलिटिक्स इट यूजुअली हैपेंस. पॉलिटिक्स में क्या होता है कि भाई कभी नहीं पता कौन इस्तीफा दे दे. लेट अस नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स. प्राइसेस रिमेन इन फ्लक्स ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटी. जो कीमतें हैं बाजार की अनिश्चितता की वजह से वो लगातार परिवर्तित होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है. दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस मींस. प्राइसेस रिमेन इन द फ्लक्स ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटी. देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्लेक्स. ये रिफ्लेक्स वर्ड तो आप लोग जनरली अपनी भाषा शैली में डेली यूज करते ही होंगे. जो रिफ्लेक्स शब्द है इसका मतलब होता है अचानक से, जैसे आप ही हो ठीक है, आप ये मेरा हाथ है ठीक है, अब इस हाथ में अगर अचानक से कोई गर्म चीज आप लगाएंगे तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा, ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा राइट. इसमें मुझे कोई बोलना नहीं है मेरे हाथ पीछे आओ, पता चला मैंने बोला मेरे हाथ पीछे आओ, तब तक पूरा का पूरा हाथ जल गया राइट. तो दैट इज रिफ्लेक्स राइट. अचानक से कुछ गर्म सा लगा, अपने आप हाथ आ गया. या फिर आप ये देखिए, मान लीजिए कि अचानक से कोई गेंद है, अगर गेंद मेरी आंख की तरफ आ रही होगी तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी करेक्ट. तो वो इनवॉलंटरी जो एक्शन है, इनवॉलंटरी, मैं नहीं चाह रहा हूं तो भी वो एक्शन होगा ही होगा. या फिर मान लीजिए कि कोई चाकू है राइट, अब चाकू से कोई इंसान इसको मारने की कोशिश करेगा तो ये हाथ अपने आप पीछे चला जाएगा राइट. दैट इज व्हाट रिफ्लेक्स मींस. रिफ्लेक्स जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया, स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया राइट. इंग्लिश फिल्म देखेंगे, अ क्विक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. कि हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, इंस्टिंक्ट एंड ऑटोमेटिक एक्शन. ठीक है, मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक एक्शन होता है. एंटोनिम्स देखेंगे, डेलिब्रेट एक्शन. डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर. डेलिब्रेट जो शब्द है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट जो शब्द है इसका मतलब होता है जानबूझकर. ये जो शब्द है इसका मतलब होता है जान, वो वाला जान नहीं, समझ रहे हो, जानबूझकर राइट, नोइंगली राइट. तो वो चीज जो है यहाँ पर वो जानबूझकर हो गया. वॉलंटरी एक्ट, खुद से कॉन्शियस रिस्पॉन्स एंड प्लान बिहेवियर. सेंटेंस आप देखेंगे, ब्लिंकिंग ऑफ आईज इन अ ब्राइट लाइट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम. जैसे आप ही हो, अगर आप अचानक से तेज रोशनी में जाओगे तो अपनी आप ऐसे आंखें कर दो, अरे अरे कैसी रोशनी आ रही है राइट. दैट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. अच्छा, पुलिंग योर हैंड बैक फ्रॉम अ हॉट पैन इज अ रिफ्लेक्स. ये भी क्लियर होगा. बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नया वर्ड, डायग्नोज. डायग्नोज जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी रोग की पहचान करना. जैसे कोई इंसान है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है
तो डॉक्टर के पास जा करके डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, बोलता है यार आप ये ब्लड टेस्ट करवा लो, ये सारी चीजें करवा लो। तब डॉक्टर को पता चलता है कि आपको क्या बीमारी है, राइट। तो डायग्नोज जो वर्ड है इसका मतलब हुआ बीमारी का पता चलना। जैसे बहुत सारी जहां पर मेडिकल टेस्ट होते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक लैब। तो डायग्नोज वर्ड से ही आया। तो डायग्नोज जो वर्ड हुआ उससे क्या मतलब हुआ, जो डायग्नोज शब्द है उसका मतलब हुआ कि बीमारी का पता लगाना, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, टू आइडेंटिफाई अ डिजीज और प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग सिम्टम्स। आइडेंटिफाई पता करना, डिटेक्ट, डिटर्मिन एंड असर्टेन, राइट। ये जो चारों शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके एंटोनिम्स देखेंगे, मिस डायग्नोज, इग्नोर, ओवरलुक और गेस, ठीक है। अच्छा, मिस डायग्नोज कैसे हो गया भाई, आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर पता ही नहीं लगा पा रहा है आपको कौन सी बीमारी है, वो बीमारी की कुछ और है, दवा कोई और चीज की दे रहा है, तो दैट इज मिस डायग्नोजिंग ऑफ द डिजीज। एग्जाम्पल्स, द डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज एट एन अर्ली स्टेज। जो डॉक्टर था उसने बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगा लिया। दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस मींस, दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस मींस। इट टुक टाइम टू डायग्नोज द फॉल्ट इन द मशीन। मतलब ये काफी समय लग गया मशीन में फॉल्ट को फाइंड आउट करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नया शब्द क्या है, नया शब्द है नॉक्टर्नल। अच्छा, ये जो नॉक्टर्नल शब्द है इसका मतलब होता है रात्रिचर। कहाँ पे चर, नो नो नो, डोंट वरी। नॉक्टर्नल जो शब्द का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो रात में एक्टिवेट होते हैं। जैसे तुम हो, तुम रात में एक्टिवेट होते हो या दिन में एक्टिवेट होते हो, तुम दिन में काम करते हो या रात में काम करते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। बट ह्यूमंस आर नॉट जनरली नॉक्टर्नल। वो दिन में काम करना पसंद करते हैं। जब सुबह होती है, घर से बाहर निकलते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी वो काम करते हैं। बट कुछ जानवर होते हैं, जैसे कि आपका चमगादड़ हो गया, ठीक है। तो जो चमगादड़ हो गया वो रात में एक्टिवेट होता है, दिन भर वो उल्टा लटक के सोता है, और रात में जाकर के वो जो चमगादड़ है वो काम करना शुरू करता है। अब जैसे उल्लू हो गया, उल्लू भी जो आउल है उसके बारे में बोला जाता है कि ये रात में काम करना पसंद करता है, दिन में काम करना पसंद नहीं करता। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है नॉक्टर्नल क्रिएचर्स और एनिमल्स, राइट। इसकी इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट रादर देन द डे। अच्छा, नाइट एक्टिव, रात में एक्टिव रहने वाला, नाइट लविंग, रात्रि को पसंद करने वाला, आफ्टर डार्क, एंड वाउल लाइक, उल्लू जैसा, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स डायोडनल मतलब दिन वाला, डे टाइम, डे एक्टिव एंड सनलाइट। चलिए एग्जांपल्स देखेंगे। आउल्स आर नॉक्टर्नल एलिमेंट्स, ये बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। द विलेज बिकम्स लाइवली ड्यू टू नॉक्टर्नल एक्टिविटीज। जो गांव है वो रात में होने वाली एक्टिविटीज की वजह से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भर जाता है, लाइवली हो जाता है। तुम ही खुद सोचो, जैसे तुम पार्टी करने गए, अपने दोस्तों के साथ गए, तो तुमने रात में आग लगाई बीच में थोड़ी सी, और सारे के सारे जो दोस्त हैं वो अगल बगल में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइवली तो हो ही जाएगा, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोलॉजिकल, राइट। ये जो क्रोनोलॉजिकल शब्द है इसका मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो, ये जो बच्चा है, सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ, फिर वो स्कूल जाना शुरू किया, फिर वो ग्रेजुएट हुआ, और फिर उसकी शादी हो गई, ठीक है। द पर्सन गॉट मैरिड लेटर ऑन। बट मुझे पता है तुम में से कई लोग ये पूरा का पूरा प्रोसेस ब्रेक करके डायरेक्टली यू वांट टू गेट मैरिड, आप डायरेक्टली शादी करना चाहते हो। तो मैं बोलूंगा कि आपकी शादी तभी कई बार संभव हो पाएगी जब आपके पास एक अच्छी जॉब होगी। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं होगी तो भूल जाइए कि सोसाइटी में कोई आपको पूछेगा भी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू नॉट हैव अ जॉब, इट इज द हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। एक समय के बाद आपकी फैमिली ही आपको अच्छे से नहीं पूछेगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम करना चाहते हो, चाहे किसी से भी करना चाहते हो, पर उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है दैट इज हैविंग अ जॉब। तो सबसे पहली जरूरत है वो है अपने हाथ में एक जॉब होना। और मैं आशा करता हूँ कि इसीलिए आप ये क्लास भी अटेंड कर रहे हो। यू आर लर्निंग द न्यू वोकैब्स, नॉट बिकॉज यू वांट टू इंप्रूव इंग्लिश। अभी आप तुम इंग्लिश इंप्रूव करने थोड़ी आए हो यहाँ पर, सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने थोड़ी आए हो। तुम यहाँ पर बेसिकली किस लिए आए हो, तुम यहाँ पर आए हो जॉब प्राप्त करने के लिए। यू आर लर्निंग इंप्रूविंग योर इंग्लिश बिकॉज यू वांट टू गेट अ जॉब। और जॉब क्यों करना चाहते हो वो तुमको भी पता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे, सीक्वेंशियल एक के बाद एक, टाइम ऑर्डर्ड, कंसेक्यूटिव एंड ऑर्डर। एंटोनिम्स देखेंगे, रैंडम, रैंडम मतलब इधर का उधर, नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर, तो उसको बोल देंगे रैंडम, हैफजार्ड, डिसऑर्डर्ड एंड नॉन लीनियर। सेकंड एग्जांपल्स देखेंगे, द इवेंट्स आर अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द हिस्ट्री बुक, राइट। जब आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, राइट, सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री आती है, फिर मेडिवल हिस्ट्री आती है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है ना। तो दैट इज फॉलोइंग अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रही है। जैसे पहले प्राचीन इतिहास आया, फिर मध्यकालीन इतिहास आएगा, फिर उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास, राइट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो होता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज राइट द इंसिडेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। चलिए बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट वर्ड इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनुवांशिकी, राइट। आपको पता होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं, नॉट जस्ट ह्यूमंस, ऑल द एनिमल्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स, उनके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर उनके माता पिता के गुण जाते हैं। और वो कैसे जाते हैं? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द जीन्स। ये क्रोमोसोम और जीन्स की वजह से जो माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में पहुंचते हैं। तो जो इस चीज का अध्ययन करते हैं, इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो किस में होता है? वो होता है जेनेटिक्स में, राइट। जो जेनेटिक्स शब्द हुआ इसका मतलब हुआ वंशागति का विज्ञान, राइट। इंग्लिश मीनिंग द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिनोनिम्स देखेंगे, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जेनेटिक साइंस एंड जीन स्टडी। सिमिलर एग्जांपल्स, जेनेटिक्स हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड इनहेरिटेड डिजीज, राइट। जो जेनेटिक्स है, कई बार लोगों को बीमारियां सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उनको जो बीमारी हो रही है दैट इज कोडेड इन द जीन, वो जेनेटिक्स में बैठी हुई है, और उनको जो बीमारी होती है वो उनके पूर्वजों से, वो उनके बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, उनके माता पिता से उनको मिलती है, राइट। तो जेनेटिक्स में उसकी भी स्टडी की जाती है। शी इज स्टडिंग जेनेटिक्स इन द कॉलेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? एंड आई होप दिस इज द लास्ट वर्ड, राइट। एलोप। एलोप बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है भाग जाना। अरे सर, एब्सकॉन्ड का भी मतलब तो भाग जाना होता है। हाँ बेटा, बट एलोप डिफरेंट काइंड का भाग जाना है। इसमें कैसा भाग जाना होता है कि मान लीजिए दो इंसान हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी फैमिली मान नहीं रही है, तो दोनों इंसान है, दोनों इंसान क्या डिसाइड करते हैं? दोनों इंसान डिसाइड करते हैं कि चलो भाग जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। लाइफ को एंजॉय करते हैं नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट देन बोथ द पीपल डिसाइड कि यार चलो भाग जाते हैं, राइट। तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं इलोपमेंट। इलोप का मतलब क्या होता है? भाग जाना, राइट। इसका हम लोग हिंदी मीनिंग देखेंगे, भाग कर विवाह करना, एक गुप्त तरीके से घर छोड़ देना। जैसे आप यहाँ पर ही देखिए, ये सर है और ये मैडम है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाग गए ये, और भाग करके इन्होंने शादी कर ली, राइट। तो वो इलोप शब्द स्पेसिफिकली इसके लिए यूज होता है। सिनोनिम्स रन अवे, स्कॉन्ड, एब्सकॉन्ड, फ्ली एंड एस्केप। एंटोनिम्स देखेंगे, स्टे, रिमेन, रिटर्न एंड सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना। सिंटेंस एग्जांपल्स, द कपल डिसाइडेड टू इलोप अगेंस्ट द फैमिली विशेस। जो कपल था उसने क्या डिसाइड किया? अपनी परिवार की विशेष के अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने भाग करके शादी करना पसंद किया। नेक्स्ट, दे प्लान टू एलोप एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। उन्होंने क्या प्लानिंग किया? उन्होंने प्लानिंग की कि दे वुड एलोप और एक नया जीवन का शुरुआत करेंगे। तुम ऐसा मत कर देना। तुम मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड सुन करके बहुत से ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे होंगे, बट मैं बताऊंगा कि ऐसी गलती तुम मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम कानून के गिरफ्त में आए तो फिर तुम्हारे मन से भागने का जो, या भागने भगाने का जो पूरा फितूर है वो दूर हो जाएगा। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है। किसी को पसंद करना, किसी को प्यार करना, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। पर आप जाएं, उनसे बात करें, उनकी फैमिली वालों से बात करें, और फिर दोनों परिवार मिलजुल के शादी करें। ये चीज नहीं करने की कोशिश। चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज का जो शब्द है, आई गेस दैट इज ऑल ओवर। आज के शब्दों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ग्रामर की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। द रीजन इज बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन माई पर्सनल लाइफ, और मैं अपने बिजी शेड्यूल में से, मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से समय निकाल करके आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आई होप यू वुड डू अ फेवर, आप मेरे लिए फेवर करेंगे, एंड यू वुड बी वेटिंग फॉर द ग्रामर क्लासेस, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई वुड बी कमिंग अप विद द ग्रामर क्लासेस वेरी सून। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ग्रामर क्लासेस के साथ, जो अंग्रेजी व्याकरण है उसकी क्लासों के साथ, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ में आऊँगा। चलिए, तो फिर इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much for attending today's class. Keep a smile on your face and let us meet in the next class. Okay then, bye and take care.